हेलो दोस्तों, मैं आदर स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न मैथ में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे मैट्रिक्स और मैट्रिक्स में हम सॉल्व कर रहे थे एनसीईआरटी 3.2 के क्वेश्चनों को और हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 13 तक। तो आज से हम उससे आगे प्रोसीड करेंगे। देन आप यहाँ लिखा हुआ है एनसीईआरटी 3.2 का क्वेश्चन नंबर 14 और यहीं से हमें क्या करनी है, अपनी क्लास को स्टार्ट करनी है। तो उम्मीद करते हैं आप तक पिछली बातें सभी आपको समझ में आई होंगी और जो भी क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए होंगे वो आप जरूर सॉल्व किए होंगे और उन पर आपकी कमांड अच्छी रही होगी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी 3.2 मैट्रिक्स का ये क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें क्या बताना है, हमें प्रूफ करना है कि क्या इन दोनों मैट्रिक्स का गुणा और इन दोनों मैट्रिक्स का गुणा आपस में बराबर नहीं है। दोस्तों, हमें क्या बताना है, दो मैट्रिक्स लेफ्ट हैंड साइड में है, दो मैट्रिक्स राइट हैंड साइड में है, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। तो हमें करना क्या है, सिंपल सी बात, ये कहा है प्रूफ कीजिए कि ये दोनों चीजें आपस में इक्वल नहीं है। तो इनके लिए हमें क्या करना होगा, यहां हम सबसे पहले यहां हम सॉल्व करेंगे अपना लेफ्ट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे है क्या दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड में ये दोनों मैट्रिक्स हैं। तो सबसे पहले हम इन दोनों की क्या करेंगे, आपस में गुणा। क्या है, 5 6 -1 7 और इसकी मल्टीप्लिकेशन होनी है 2 1 3 4 में। अब मल्टीप्लिकेशन की रही बात, 2 क्रॉस 2 का ये स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी 2 क्रॉस 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स, तो इनका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो भी 2 क्रॉस 2 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। तो हम इनकी अगर आपस में गुणा कर दें तो आपको अच्छे से पता है गुणा किस तरीके से होती है। 5 की होगी 2 में, यानी कि 5 × 2 और फिर प्लस -1 की मल्टीप्लिकेशन होगी 3 में, ये आपको पता है। अब फिर इस 5 की होगी 1 में और फिर प्लस इस -1 की होगी 4 में। यहां तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब इस 6 की होगी 2 में, तो 6 की 2 में, फिर प्लस 7 की होगी 3 में। अब इस 6 की मल्टीप्लिकेशन होगी 1 में, फिर प्लस 7 की होगी 4 में। तो उम्मीद करते हैं यहां तक आपको बातें समझ में आई होंगी। अब क्या करना, हमें इन्हें सॉल्व कर देना है। तो ये क्या हुआ, 10 माइनस का 3, ये क्या हुआ 12 + 21, ये क्या हुआ हमारा 5 - 4 और ये क्या रहा दोस्तों 6 + 28, क्या रहा 6 + 28। तो यहां से क्या मिला हमें, लेफ्ट हैंड साइड हमारा जो मैट्रिक्स आएगा वो क्या होगा 7 1, ये हो जाएगा हमारा 33 और ये क्या हो जाएगा हमारा 34। तो ये है हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब हम बात करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारा मैट्रिक्स जो लिखा है वो क्या है, राइट हैंड साइड आपको दिख रहा है कि 2 3 1 4 और इसकी मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होनी है, 5 6 -1 और 7 के साथ इसकी मल्टीप्लिकेशन होनी है। तो सेम इसी तरीके से हमें इसकी भी मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो इसकी जब हम करेंगे तो क्या होगा, 2 की होगी 5 में, तो 2 × 5 प्लस 1 × 6, इस 2 की होनी है -1 में, तो 2 × -1 प्लस 1 × 7। अब यहां से इस 3 की होनी है 5 में और प्लस इस 4 की होनी है 6 में, और यहां से देख लें इस 3 की होनी है -1 में और इस 4 की होनी है 7, क्योंकि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हम दोस्तों पहले सीख चुके हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अब यहां से हमें क्या मिलने वाला है, ये हमारा 10 + 6, ये है हमारा 15 + 24 और यहां से क्या होगा हमारा -2 + 7 और यहां से होगा -3 + 28। तो अब यहां से हमें क्या मिलेगा 16 और ये क्या मिलेगा 5 में 4 ऐड होगा तो 9 और 2 1 3 39 और यहां से हमें क्या मिलेगा 5 और यहां से हमें मिलेगा 25। तो क्या कहा था, हमें यही प्रूफ करना था कि इन दोनों मैट्रिक्स का गुणा और इन दोनों मैट्रिक्स का गुणा की जो रिजल्टेंट है वो आपस में बराबर नहीं होगा। और ये रहा हमारा राइट हैंड साइड। तो हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा प्रूफ होता है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल। इन दोनों अवयवों का गुणनखंड और इन दोनों अवयवों का गुणनफल आपस में बराबर नहीं है, जैसा कि हमसे क्वेश्चन यही पूछा था और हमने यहाँ पर क्या किया, इस बात को प्रूफ किया कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये था एनसीईआरटी 3.2 का क्वेश्चन नंबर 14। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, तो आप इसे जल्दी से नोट कर लेंगे। चलिए
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 15 है जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, यदि एक मैट्रिक्स है तो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i का मान ज्ञात कीजिए। हमें इसकी वैल्यू बतानी है और ये ए जो है ये हमारा मैट्रिक्स है। तो सबसे पहली बात इस मैट्रिक्स में गुणा करनी है, तभी तो हमें ए स्क्वायर मिलेगा। फिर माइनस 5a मैट्रिक्स में 5a से गुणा करनी है। अब बात करते हैं इस i की। तो ये दोस्तों i क्या है? जब हम पढ़ रहे थे टाइप ऑफ मैट्रिक्स तो वहां हमने पढ़ा था आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में, तत्समक आव्यूह के बारे में। तो जो तत्समक आव्यूह होता है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। और तत्समक आव्यूह होता क्या था? जिसके विकर्ण पे क्या हो, विकर्ण के ऊपर और विकर्ण के नीचे के सभी एलिमेंट 0 हो और विकर्ण के एलिमेंट 1 हो। तो इस तरीके के आव्यूह को कहते थे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसे हम डिनोट करते हैं आई से। तो अगर अब क्वेश्चन में कहीं भी आई आता है तो अगर बात करें 2 क्रॉस 2 का होता, अगर 2 क्रॉस 2 का होता आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो इस तरीके से होता 1 0 0 1। ये क्या हमारा 2 क्रॉस 2 का है। 3 क्रॉस 3 का अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करें तो वो क्या होगा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ये होगा हमारा 3 क्रॉस 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में आई की वैल्यू 2 क्रॉस 2 रखें या 3 क्रॉस 3 रखें, ये डिपेंड करता है उस क्वेश्चन में दिए गए मैट्रिक्स के ऑर्डर पर। अगर हम इस क्वेश्चन में बात करें तो इसका ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 3 का है। तो यहाँ जो आई की जगह पर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स पुट करेंगे वो कौन सा होगा? 2 क्रॉस 2 का होगा कि 3 क्रॉस 3 का होगा? तो जब हमारा क्वेश्चन में हमें 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो हम पुट करेंगे वो भी हमारा कौन सा होगा? 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का। तो आई की वैल्यू जब भी आए क्वेश्चन में कहीं तो क्या पुट करनी है? या तो 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स या तो 3 क्रॉस 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये एक छोटी सी बात थी जिसे आपको दिमाग में रखकर चलना है। तो इनकी मदद से क्वेश्चन हमारा आसानी से बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अब हम देखते हैं क्वेश्चन में। तो सबसे पहले क्या कहा? हमें वैल्यू किसकी बतानी है? हमें वैल्यू बतानी है दोस्तों ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i की। हमें क्या बतानी है? इसकी वैल्यू बतानी है। तो ए स्क्वायर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? जब मैट्रिक्स ए की उसी मैट्रिक्स ए के साथ गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ए स्क्वायर। यानी कि ए स्क्वायर के लिए हमें क्या करना होगा? ए स्क्वायर बराबर होगा हमारा ए इंटू ए के। आपको समझ में आया? तो ए स्क्वायर इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? मैट्रिक्स ए की वैल्यू क्या हमारी? 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0 और फिर से एक, तो क्या यही होगा 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0। अब बात करें जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या होगा? तो जो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 3 का। तो ए स्क्वायर अगर हम यहां से फाइंड आउट करें तो ए स्क्वायर हमारा क्या होगा यहां से? अब यहां हमें करनी है गुणा, तो 2 की होगी 2 में, तो 2 इंटू 2 फिर जी प्लस 0 इंटू 2 फिर प्लस 1 इंटू 1 और यहां से फिर क्या होगा 2 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 और फिर प्लस 1 इंटू माइनस का 1 और फिर यहां से अगर हम करें तो क्या मिलने वाला हमें? फिर इसके अगर थर्ड वाले कॉलम में गुणा हो तो क्या होगा? यहाँ से 2 की होगी 1 में, फिर प्लस 0 की होगी 3 में और फिर प्लस 1 की होगी 0 में। तो यहाँ से ये हुआ। अब इसी तरीके से दूसरी रो का फिर सभी कॉलम के संगत गुणा, तो इस 2 की होगी 2 में, तो 2 क्रॉस 2, इस 1 की होगी 2 क्रॉस 2 1 की प्लस 1 इंटू 2 फिर प्लस 3 इंटू 1 और यहाँ से देखें तो 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 और फिर प्लस 3 इंटू माइनस का 1 और यहाँ से देखेंगे तो 2 इंटू 1 और फिर प्लस 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 0। तो ये रहा। अब इसकी अगर करें तो 1 इंटू 2 फिर प्लस माइनस 1 इंटू 2 फिर प्लस 0 इंटू 1 और इसकी यहाँ से होगी फिर 1 इंटू 0 फिर प्लस माइनस 1 इंटू 1 और फिर प्लस 1 इंटू 0 फिर माइनस 1 इंटू 1 और फिर 0 इंटू माइनस का 1 और इसकी लास्ट वाले कॉलम के साथ गुणा तो क्या होगा हमारा 1 इंटू 1 फिर प्लस माइनस 1 इंटू 3 और फिर प्लस क्या होगा 0 इंटू 0 इंटू फिर प्लस 0 इंटू 0।
तो ये हुई ए स्क्वायर की वैल्यू। तो ए स्क्वायर की वैल्यू यहां से हमें मिलेगी, ए स्क्वायर की वैल्यू हमारी क्या होगी, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 2 का 2 में मल्टीप्लिकेशन होगा तो 4, ये हो जाएगा 0 प्लस का 1, यहां से क्या होगा हमारा 0 प्लस 0 माइनस का 1, ये क्या होगा 2 प्लस 0 प्लस 0, यहां से क्या होने वाला है 4 प्लस 2 प्लस 3, ये होगा 2 माइनस 2 प्लस 0, 2 माइनस 2 प्लस 0, यहां से होगा हमारा 0 प्लस 1 माइनस का 3, और ये क्या होगा हमारा 0 माइनस का 1 प्लस का 0, और यहां से क्या होगा 2 प्लस 3 प्लस 0, ये होगा 1 माइनस का 3 प्लस 0। तो यहां से ए स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, ये हो जाएगा हमारा 5, ये होगा हमारा माइनस का 1, ये होगा हमारा 2, यहां से होगा 4 2 6 3 9, यहां से होगा हमारा 0, और ये होगा हमारा माइनस का 2, और ये होगा हमारा माइनस का 1, और यहां से क्या होगा 5, और यहां से क्या होगा हमारा माइनस का 2। तो ये वैल्यू किसकी रही दोस्तों, ए स्क्वायर की। तो उम्मीद करते हैं यहां तक आपको बात समझ में आई होगी, तो आप इसे एक बार नोट डाउन कर लेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं, हमसे क्वेश्चन में जो पूछा हमें ए स्क्वायर की वैल्यू तो पता चल गई, अब बात करनी -5 पे और +6 आएगी। तो ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पहले हम पुट करेंगे, क्योंकि ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू अगर हम पुट करें तो क्या आया हमारा 590 -1 -2 -1 और 2 5 -2, ये ए स्क्वायर, फिर -5 के साथ गुणा किसकी है दोस्तों, ए की, और ए हमारा है क्या 2 2 1 0 1 -1 और 1 3 0, फिर +6 आई आपको पता है, आई 3 क्रॉस 3 में क्या होगा हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 3 क्रॉस 3 में हमारा क्या होगा दोस्तों, ये होगा हमारा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब हमें इसे क्या करना है, इन्हें हम आप सॉल्व कर देंगे, तो इसको सॉल्व करें तो क्या होगा हमारा 5 9 0 -1 -2 -1 2 5 -2, और जब इसकी 5 के हम अंदर गुणा करेंगे तो ये क्या होगा हमारा 10 10 5 0 5 -5 5 15 0, ये होगा हमारा, और फिर ये क्या हो जाएगा दोस्तों +6 की करेंगे तो 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब क्या करना है, मैट्रिक्स को आपस में जोड़ घटा लेना, संगत पद क्या होंगे आपस में जुड़ेंगे और घटेंगे। ख्याल क्या रखना, ऑर्डर का सबका ऑर्डर सेम ही है, तो हमें जोड़ने और घटाने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो यहां से क्या हो जाएगा हमारा 5 -10 क्योंकि यहां माइनस है, फिर प्लस का 6, यहां से देखें हम -1 -0, यहां से क्या होगा हमारा -1 -0 फिर +0, ये हो गया। थर्ड वाला देख लें 2 -5 प्लस का 0, ये रहा। फिर यहां देखें 9 -10 प्लस 0, ये क्या होगा -2 -5 प्लस का 0, ये क्या होगा दोस्तों हमारा फिर -2 -5 और प्लस का कुछ गलती होगी 9 -10 प्लस का 0 -2 -5 प्लस का 6, यहां क्या रहेगा प्लस का 6। अब लास्ट वाला देख ले 5 -15 और इसके बाद ये क्या होगा हमारा प्लस का 0, और इसके साथ क्या होने वाला है 0 -5 प्लस 0, यहां से क्या होगा -1 ये -1 है, माइनस और आ जाएगा तो क्या होगा प्लस का 5, यहाँ इस या तो इस आपको इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि -5 और प्लस का 0, और लास्ट वाला देख ले -2
-0 प्लस का 6 और इसे हमें कर देना है सॉल्व और ये हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट। तो इसे हम क्या करते हैं, इसे मिटा देते हैं और देखते हैं इन्हें सॉल्व करने पर क्या आने वाला है। तो यहाँ से क्या होगा हमारा 5 - 6 यानी कि 5 और 6 11 और 11 में से 10 तो 1 बचेगा। यहाँ से क्या बचेगा हमारा दोस्तों माइनस का 1 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा हमारा माइनस का 5। यहाँ से क्या आने वाला है माइनस का 1। यहाँ से क्या आने वाला -7 + 6 माइनस का 1 और यहाँ से क्या आने वाला है माइनस +5 -1 यानी कि 4 और यहाँ क्या होगा माइनस का 3 और यहाँ क्या होगा हमारा माइनस का 10 और यहाँ क्या होगा हमारा प्लस का 4 और ये है इसकी वैल्यू। ये रहा हमारा आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो a² - 5a + 6c की आंसर ये आया जिसे हमने एक आसान तरीके से सॉल्व किया, जहां हमें जानना क्या था आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और a² किस तरीके से आया ये तो आप जान चुके। तो आप इसे एक बार नोट कर लेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 हमने डिस्कस किया इसके पहले क्वेश्चन नंबर 15 और जो क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों वो सेम 15 वाले लॉजिक पर सेम बेस्ड उसी तरीके का क्वेश्चन है। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर जो 16 है अगर आपको 15 क्वेश्चन नंबर समझ में आया तो वो आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी प्रैक्टिस के लिए हमने यहाँ पर उसे छोड़ दिया। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, जो यहाँ पर है लिखा हुआ यदि A बराबर एक मैट्रिक्स है तथा I बराबर, देखिए इस क्वेश्चन में I खुद लिख दिया गया है, अगर I ना लिखा होता तो I मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स और 2 क्रॉस 2 का ही लेते क्योंकि यहाँ जो A मैट्रिक्स है वो हमारा 2 क्रॉस 2 का है। अब बात करें I ये है तो एवं A² बराबर KA - 2I हो तो K का मान ज्ञात कीजिए। यहां हमें एक इक्वेशन पता है, यहां हमें एक समीकरण पता है कि A² जो है वो बराबर है KA - 2I के। तो हमें बताना क्या है दोस्तों, हमें बतानी है K की वैल्यू। और जहां A² कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस मैट्रिक्स A की मैट्रिक्स A में हम करेंगे गुणा तो हमें क्या मिलेगा A² और फिर K क्या है, K क्या है कांस्टेंट है जिसकी हमें एक K क्या है K की तो हमें क्या करनी है वैल्यू बतानी है और A तो आपको पता ही है और I के बारे में तो आप जानते ही। तो ये इक्वेशन दिया गया हमें, बाय द हेल्प ऑफ इस इक्वेशन की सहायता से हमें क्या करनी है K की वैल्यू को ज्ञात करनी। तो सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी A² की, तो हम A² अगर फाइंड आउट करना चाहें तो A² मींस A into A। तो A² क्या हो सकता है हमारा, यानी कि A क्या है हमारा 3 4 -2 फिर इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी 3 4 -2 ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो जो इन दोनों का हम गुणा करेंगे जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो भी हमारा क्या होगा 2 क्रॉस 2 का ही होगा। तो यहां से A² बराबर हमारा क्या हो जाएगा 3 की होगी मल्टीप्लिकेशन 3 में, फिर प्लस -2 की होगी मल्टीप्लिकेशन, फिर प्लस -2 की मल्टीप्लिकेशन होगी 4 में और फिर यहां से 3 की होगी -2 में और फिर प्लस -2 की होगी -2 में और यहां से देख ले हम 4 into 3 और फिर प्लस -2 into 4 और यहां से क्या होगा 4 into -2 फिर प्लस -2 into -2। तो ये रहा। अब हमें इसे क्या करना है सॉल्व कर देना है। तो A² बराबर यहां से क्या मिलेगा हमें दोस्तों, ये होगा हमारा 9 - 8, यहां से क्या होगा माइनस का 6, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और प्लस का क्या होगा हमारा 4, यहां से क्या होगा 12 - 8 और यहां से क्या होगा हमारा माइनस का 8 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे प्लस का 4। A² यहां से हमें क्या मिला 1 4 -2 -4, ये किसकी वैल्यू रही दोस्तों A² की 1 4 -2 -4, ये रही वैल्यू A² की। अब हमें जो इक्वेशन दिया हुआ है उसकी सहायता से हम क्या करेंगे K की वैल्यू बताएंगे। तो इक्वेशन है क्या कि A² बराबर KA - 2I। A² की वैल्यू हमने पता की वो क्या आई हमारी 1 4 -2 -4 इक्वल है K और इसकी मल्टीप्लिकेशन होनी किसके साथ A के साथ। A है क्या हमारा 1
4 सॉरी ए क्या है हमारा, हाँ सॉरी ए क्या है हमारा, ए तो हमारा ये दिया हुआ है, ए क्या है 3 4 -2 फिर +2 की मल्टीप्लिकेशन होगी i के साथ, i है क्या हमारा 1001 और इसे हमें सॉल्व करके k की वैल्यू यहाँ से पता करनी है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 4 -2 4 इक्वल ये क्या होगा 3k -2k 4k -2k ये मैट्रिक्स हुआ। फिर प्लस ये क्या होगा 2 0 0 2। अब ये दोनों क्या होंगे आपस में ऐड होंगे, ये दोनों क्या होंगे आपस में ऐड होंगे। तो यहां से क्या होगा हमारा 1 4 -2 4 इक्वल टू यहां से क्या होगा 3k +2 -2k +0 4k +0 -2k +2। अब अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इनके संगत पद भी आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। तो इनके संगत पद भी जब आपस में बराबर होंगे तो 3k +2 इक्वल होगा 1k और -2k +0 इक्वल होगा -2k। तो इनमें से कोई भी एक एलिमेंट 0 इक्वल करके हम k की वैल्यू पता कर सकते हैं। तो यहां से क्या होगा हमारा 3k +2 इक्वल होगा 1k। तो यहां से हमें क्या मिलने वाला है कि 3k इक्वल टू हमें क्या मिलेगा यहाँ से -1 और यहाँ से k इक्वल टू क्या आएगा -1/3। k इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों -1/3। क्या कुछ 3 4 -2 और ये क्या है हमारा 1 4 -2 4। तो 1 4 -2 4 और यहाँ से है क्या हमारा 3 4 -2 तो ये क्या हो जाएगा हमारा k के अंदर मल्टीप्लिकेशन की हमने 3k 4k -2k +2 की हुई मल्टीप्लिकेशन, सॉरी यहाँ माइनस है, यहाँ क्या है दोस्तों, यहाँ है दोस्तों माइनस, ये माइनस यहाँ पर क्या हो रही है हमसे मिस्टेक, क्योंकि यहाँ माइनस हमने क्या कर दिया प्लस। तो यहाँ जब माइनस है तो ये क्या होंगे आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे। तो ये क्या होंगे आपस में यहाँ से सब्ट्रैक्ट होंगे। तो थोड़ी सी हमसे क्या हुई यहाँ पर गलती। अब क्या कर सकते हैं 3k -2 इक्वल होगा हमारा 1k। तो 3k इक्वल टू 1 + 2k 3k इक्वल टू 3k k की वैल्यू क्या आई हमारी 1। तो किसी भी एलिमेंट को आप इक्वल करके k की वैल्यू क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए जो k की वैल्यू है वो क्या है हमारी 1 है। तो उम्मीद करते हैं बेहतरीन सा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो आप इसे एक बार नोट कर लेंगे। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 जो हमारा, अगर आपको क्वेश्चन नंबर 17 समझ में आया तो क्वेश्चन नंबर 18 को आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जो है इसे आपको खुद से सॉल्व करना है। अगर ये क्वेश्चन आपसे ना सॉल्व होता हो तो इसे आप क्या करेंगे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, देन आफ्टर हम इसे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अदरवाइज अगर ये क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 15 आपको समझ में आए तो 17 को आप सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 तो ये हमारे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। ये हमारे मैट्रिक्स के लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, इन्हें डिस्कस करना हमें क्या करना है यहाँ पर जरूरी है। ये क्वेश्चन थोड़े से बड़े बड़े हैं इसलिए यहाँ पर हमें लिखना इन्हें संभव नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर पढ़कर क्या करेंगे इसे डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन है 19 कि किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपए का कोष है जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में निवेशित करना है। प्रथम बांड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय बांड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। तो आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपयों के कोष को दो प्रकार के बांडों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज। ए वाला दिया है कि वार्षिक ब्याज 1800 हो, एक बार हमें इस पर काउंट करना है। बी क्वेश्चन उसी में दूसरा पूछा है कि वार्षिक ब्याज 2000 रुपए हो, एक बार हमें इस पर बताना है।
तो ये क्वेश्चन है, अगर आपकी बुक है आपके पास एनसीईआरटी की तो उसमें क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपए का कोष है। कोष में क्वेश्चन नंबर 19, कोष में कुल कितने धन है, कोष में उसके पास कुल है धन 30,000 रुपए। कितने रुपए हैं, 30,000। अब इस 30,000 रुपए को दो बांडों में क्या करना है, बांटना है। इस 30,000 को दो बांडों में क्या करना है, बांटना है। जो पहला बांड होगा उस पर 5% वार्षिक ब्याज और दूसरा बांड होगा उस पर 7% वार्षिक ब्याज हमें प्राप्त हो। और जो ब्याज प्राप्त हो वो दिया हो कि क्वेश्चन उसी ब्याज जो प्राप्त हो उसी से हमसे दो क्वेश्चन पूछा है। पहला पूछा कि जब हमसे ब्याज 1800 प्राप्त हो तब बताइए वो धन क्या होंगे, जब हमें ब्याज 2000 प्राप्त हो तब वे धनराशि बताइए क्या होंगी। तो अगर हम माने कि पहला बॉन्ड हमारा x रुपए का होगा तो दूसरा बॉन्ड कितने का होगा, जाहिर सी बात है 30,000 माइनस x रुपए का होगा। अगर पहला बॉन्ड हमारा x रुपए का है तो दूसरा बॉन्ड कितने का होगा, 30,000 माइनस x का होगा। क्यों, क्योंकि टोटल कोष में कितने धनराशि है, 30,000। तो अगर 30,000 में पहली x है तो दूसरी कितनी होगी, 30,000 माइनस x। तो क्या होंगे, अब ये धनराशि जो है इसे हम इन धनराशि को पंक्ति आव्यूह के रूप में लिखने पर हम मानेंगे कि जो धनराशि है ये क्या है हमारी, किस रूप में है, ये पंक्ति आव्यूह की। तो x है, दूसरी क्या है 30,000 माइनस x। तो उम्मीद करते हैं यहां तक आपको बातें समझ में आई होगी। अब बात करें जो ब्याज है, पहली धनराशि पर ब्याज है 5%। 5% को अगर हम पॉइंट में लिखे तो 5/100 यानी कि 0.05। दूसरी राशि पर जो ब्याज है वो है 7%, इसे हम पॉइंट में लिखे तो ये क्या होगा हमारा 0.07। तो हमने धनराशि को पंक्ति आव्यूह में और ब्याज को हम किस में लिख रहे हैं दोस्तों, ब्याज को हम किस में लिख रहे हैं दोस्तों, स्तंभ आव्यूह में। तो पहली धनराशि पर 0.05 का ब्याज और दूसरी पर 0.07 का ब्याज। और ये रहा, ये है हमारा मैट्रिक्स 1 क्रॉस 1 पंक्ति। इसमें एक पंक्ति है, कितने स्तंभ है, 2। और ये जो है हमारा क्या है, 2 पंक्ति है, इसमें कितने स्तंभ है, 1। अगर हम बात करें क्या इन दोनों मैट्रिक्स का आपस में गुणा किया जा सकता है, क्या इन दोनों मैट्रिक्स का आपस में गुणा किया जा सकता है, तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना होगा, इसकी पंक्ति बराबर हो इसके स्तंभ के और इसके स्तंभ बराबर इसके पंक्ति के। अगर हाँ तो इनका गुणा तो हो ही सकता है क्योंकि 1 = 1 2 = 2। इसकी पंक्ति इसमें नंबर ऑफ रो इस बराबर इसमें नंबर ऑफ कॉलम के और इसमें नंबर ऑफ कॉलम बराबर इसमें नंबर ऑफ रो के। तो इनका मल्टीप्लिकेशन तो आपस में हो सकता है। इनका रिजल्टेंट जो बनेगा वो मैट्रिक्स जो रिजल्टेंट आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, तो उसका ऑर्डर होता है, कैसे पता करते हैं, गुणा करने वाले मैट्रिक्स का पहले का जो स्तंभ और दूसरे का पहले की पंक्ति और दूसरे का स्तंभ यानी कि 1 क्रॉस 1 का जो रिजल्टेंट इन दोनों का गुणा करने पाएगा वो होगा हमारा 1 क्रॉस 1 का। अब अगर हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करें तो इन दोनों का जब गुणा करने हैं, इन दोनों का हमें आपस में गुणा कराना है तो जो ब्याज हमें मिलना है वो कितना मिलना है, 1800 मिलना है। कितना मिलना है दोस्तों, 1800 मिलना है। और हमें ये भी बात पता है इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा 1 क्रॉस 1 का और इसका भी ऑर्डर है 1 क्रॉस 1 का और ये दोनों चीजें आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल। तो उम्मीद करते हैं यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। ए वाला पार्ट है क्योंकि यहाँ हमने इंटरेस्ट कितना लिया है, वार्षिक ब्याज जितना हमें प्राप्त हो 1800 पे हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने ए डिस्कस किया। तो इतनी बात अगर आपको समझ में आई तो आपको क्वेश्चन आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम अब इसे सॉल्व करें तो क्या होगा, हमारा x की मल्टीप्लिकेशन होगी तो x क्या होगा, x की मल्टीप्लिकेशन होगी इसके साथ तो क्या होगा 0.05x और फिर प्लस इसकी होगी इसके साथ यानी कि 0.07 की मल्टीप्लिकेशन होगी 30,000 माइनस x में और ये इक्वल किसके है, 1800 के, क्योंकि ये भी 1 क्रॉस 1 का और ये भी हमारा 1 क्रॉस 1 का। तो अगर इसे सॉल्व करें तो क्या होगा 0.05x फिर प्लस यहां से हमें क्या मिलेगा, यहां से 2 जीरो से ये पॉइंट हो जाएगा खत्म, 7 त्रिक 2100 क्या मिलेगा हमें, 7 त्रिक 21 और 2 उसके आगे 0 और फिर प्लस माइनस माइनस 0.07 x बराबर होगा 1800। तो अब इसे सॉल्व कर लें तो यहां से क्या होगा 0.05 में से जब ये जाएगा तो क्या बचेगा
यहाँ से 2100 माइनस का, इसमें से जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा 0.02 यक्स, और ये इक्वल किसके है 1800 के। इसका भी ऑर्डर 1 क्रॉस 1, इसका भी ऑर्डर 1 क्रॉस 1, तो दोनों मैट्रिक्स के क्या होंगे एलिमेंट भी आपस में क्या होंगे दोस्तों, इन दोनों मैट्रिक्सों के एलिमेंट भी आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। तो यहां से हमें क्या मिला कि 2100 माइनस 0.02 यक्स इक्वल है 1800 के। तो यहां से क्या हो सकता है, हम इसको उधर लेके जाए तो यहां से हमें क्या मिल सकता है कि 0.02 यक्स बराबर कितने के हो जाएगा 300 के, क्योंकि 21 किसके होगा 2100 माइनस 1800 के। तो यहां से क्या होगा 0.02 यक्स बराबर 300 के। तो यहां से यक्स की वैल्यू क्या आएगी, यहां से अगर हम देख लें तो यक्स की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, यक्स बराबर 300 बटे 0.02। तो अगर हम यहां से इसे डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हम 100 से ऊपर नीचे गुणा कर दे तो ये होगा हमारा 30,000 बटे 2, यानी कि यक्स की वैल्यू क्या आई हमारी 15,000। तो पहली धनराशि जो हमने मानी थी यक्स, वो कितनी आई 15,000। इस पर जो ब्याज होगा वही होगा 5% ब्याज वाली धनराशि कितनी है 15,000। और दूसरी धनराशि कितनी होगी, दूसरी धनराशि यानी कि 30,000 माइनस यक्स, यानी कि वो भी कितना आएगा हमारा 15,000, और इस पर भी जो ब्याज होगा वो हमारा कितना होगा 7%। तो ए वाले का आंसर क्या है दोस्तों हमारा 15,000। इसी तरीके से बी वाला जब वार्षिक ब्याज 2,000 हो तो यहाँ 1800 की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे 2,000, और हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो वो होगा हमारा आंसर। अगर पहला क्वेश्चन आपको समझ आया ए पार्ट, तो बी आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। बी में केवल चेंज क्या होगा, यहाँ 1800 की जगह क्या होगा हमारा केवल 2,000। तो धनराशि जिस पर 5% ब्याज होगा वो होगी 15,000। धनराशि जिस पर 7% ब्याज होगा वो भी कितनी होगी 15,000। और बी वाला जब ब्याज 2,000 हो तो यहाँ 1800 की जगह पर आप 2,000 पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं बेहतरीन सा क्वेश्चन, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा, तो आप इसे नोट कर लेंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास दोस्तों, भी लैंग्वेज बेस्ड है कि किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः 80 रुपए, 60 रुपए तथा 40 रुपए प्रति पुस्तक है। तो आव्यूह बीजगणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकानदार को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। अब क्या कहा है कि स्कूल की जो पुस्तक की दुकान है उसमें 10 दर्जन, यानी क्वेश्चन नंबर 20 है कि उसमें 10 दर्जन किस चीज की बुक है, 10 दर्जन जो बुक है वो है दोस्तों रसायन विज्ञान की, और साथ ही साथ 8 दर्जन जो बुक्स हैं वो किसकी हैं भौतिक विज्ञान की, और साथ ही साथ तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की। 10 दर्जन और जो बुकें हैं वो किसकी हैं इकोनॉमिक्स की, अर्थशास्त्र की। और रसायन विज्ञान की जो प्रति किताब की कीमत है वो कितनी है 80 रुपए, और इसकी प्रति किताब की जो कीमत है वो कितनी है 60 रुपए, और इसकी जो प्रति बुक की कीमत है वो कितनी है 40 रुपए। तो अब हमसे पूछा है ओवरऑल उस जो दुकानदार है उसे सभी पुस्तकों को बेचने पर लाभ कितना होगा। अगर हम बात करें टोटल बुक ऑफ केमिस्ट्री, जो रसायन विज्ञान की कुल किताबें हैं तो वो कितनी है, रसायन विज्ञान की कुल किताबें रसायन विज्ञान की कितनी है, रसायन की कुल किताबें रसायन 10 दर्जन है, तो टोटल बुक केमिस्ट्री, या इस तरीके से हम लिख सकते हैं रसायन की कुल किताबें कितनी है, रसायन की किताबें कितनी है 10 दर्जन है, तो 10 गुणे 12 यानी तो टोटल कितनी बुक्स हैं 120। भौतिक की कितनी है टोटल, भौतिक की कुल कितनी है टोटल 8 दर्जन है, यानी कि 8 गुणे 12 यानी कि 96। और अर्थशास्त्र की कितनी किताबें हैं, ये भी 10 दर्जन है, तो 10 गुणे 12 तो ये भी कितनी हमारी 120,
क्योंकि 10 दर्जन, एक दर्जन में 12, तो 10 दर्जन में 10 गुणे, तो 120 किताबें रसायन की, 96 किताबें भौतिक की और 120 किताबें ही किसकी, अर्थशास्त्र की। अब हमने माना जो किताबों का जो नंबर ऑफ बुक्स हैं ये हमारे कौन से आव्यूह हैं, ये हमारी पंक्ति आव्यूह है। नंबर ऑफ बुक्स को हमने मान लिया पंक्ति आव्यूह, तो 120, 96, 120। और जो प्राइस है, जो पर प्रति किताब का मूल्य है, वो हमारा है स्तंभ आव्यूह, वो क्या हमारा 80, 60, 40। और इनकी हम करेंगे आपस में गुणा। ये इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 3 का, इसका है 3 क्रॉस 1 का। तो बात करेंगे क्या, इनकी गुणा करके रिजल्टेंट हमें मिलेगा। तो इसमें नंबर ऑफ रो इक्वल है इसमें नंबर ऑफ कॉलम के, और इसमें नंबर ऑफ कॉलम इक्वल इसमें नंबर ऑफ रो के। तो हाँ, इसका रिजल्टेंट हमें मिलेगा। लेकिन जो रिजल्टेंट मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा दोस्तों 1 क्रॉस 1 का। तो हम इसकी करते हैं आपस में गुणा। तो 120 की होगी इसमें गुणा, 120 गुणे 80, फिर प्लस 96 इंटू 60, फिर प्लस 120 इंटू 40। अब हमें करनी है इनकी आपस में गुणा। तो क्या होगा 12/96 यानी कि 9600, फिर प्लस ये क्या होगा 6 के 36 के छात में 3, 9 6 54 3 57, 5760। और ये क्या होगा 12 चौक 4800। और इनको हम आपस में ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इन सबको आपस में अगर हम ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा 0 0 0, यहाँ से 0 6 यानी कि 6, 8 प्लस 7 15, और फिर प्लस 6 यानी कि 15 6 21 से एक हाथ में आया, तो 4 5 9 9 18, 18 2 21, 18 2 21। तो कितनी आएंगी बुक्स, कुल धनराशि कितनी होगी 21,160। कुल धनराशि कितनी होगी 21,160। यही क्या होगा हमारा आंसर। इस वाले क्वेश्चन का यही क्या होगा आंसर। देखिए इसमें लैंग्वेज इतनी बड़ी थी, पर क्वेश्चन को हम आसानी से टेक्निक से अगर हमें पता है तो हम सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमने किया क्या, दर्जन में दी हुई थी, पहले हम टोटल नंबर ऑफ बुक्स ज्ञात करिए। जो टोटल नंबर ऑफ बुक्स है उसे हमने रख दिया रो मैट्रिक्स में, और जो प्रति किताब का मूल्य है उसे हमने रख दिया कॉलम मैट्रिक्स में। हमने दोनों के आपस में गुणा कर दी, और टोटल ओवरऑल जो कॉस्ट आई वो क्या हुई 21,160 रुपए। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, आप इसे एक बार नोट कर लेंगे। सॉरी, यहां से थोड़ा सा क्या होगी, जोड़ने में हमसे गलती हुई। क्या होगा 21,000 नहीं 20,160, क्योंकि 4 5 4 9 9 18 2 20, 20,160 रुपए। तो आप इसे नोट कर लेंगे। चलिए देख लेते हैं हम लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 हमसे क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 21 हमें दिया है। क्वेश्चन नंबर 21 में हमारे दो क्वेश्चन हैं। दिया कि मान लीजिए x y z और w तथा p के क्रमशः ऑर्डर दिए हुए हैं। x का ऑर्डर क्या है दोस्तों, x का ऑर्डर यहाँ हमें दिया हुआ है 2 क्रॉस n का, y का ऑर्डर है 3 क्रॉस k का, z का ऑर्डर है 2 क्रॉस p का, w का ऑर्डर है हमारा n क्रॉस 3 का, और हमारा p का जो ऑर्डर है वो है p क्रॉस k का। p का जो p का है p क्रॉस k का। तो हमें 21 और 22 दो ऑब्जेक्टिव हैं, इनकी मदद से हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो 21 नंबर जो है वो हमसे क्या कहा है, वो कह रहा कि py प्लस wy परिभाषित होने के लिए n के p में क्या संबंध है, n के p में क्या संबंध है, इसके लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है कि k बराबर 3 और p बराबर n। ऑप्शन बी जो है कि k स्वेच्छ है और p बराबर 2। k क्या है, कांस्टेंट है, और p बराबर 2। सी वाला ऑप्शन है कि p जो हमारा कांस्टेंट है और k बराबर 3। और ऑप्शन डी जो कहा k बराबर 2 है, p बराबर 3। तो हमें क्या करना है, ये चीजें हमें बतानी है। तो ऑर्डर दिया। अब बताइए गुणा जब दो मैट्रिक्स की आपस में गुणा हुई है, उनका रिजल्टेंट मिला है, तो आपको एक बातें तो पता होंगी, हमने डिस्कस की थी कि अगर यहाँ p की आपस किसके साथ गुणा हो रही, q के, और p का अगर बात करें ऑर्डर क्या है हमारा p क्रॉस k, और जो y का हमारा ऑर्डर है वो क्या है 3 क्रॉस 3। इनका रिजल्टेंट तभी संभव रहा होगा जब इसमें नंबर ऑफ रो इक्वल होगा इसके नंबर ऑफ
कॉलम के, यहाँ यानी कि यहाँ से हमें मिला कि P जो है इक्वल होगा किसके, K के, और ये जो K है ये इक्वल रहा होगा किसके दोस्तों, 3 के। तो इस बात से हमें ये पता चला। और दूसरी चीज WI से हमें क्या पता चल रहा, तो W की ऑर्डर क्या है, n क्रॉस 3, और Y का फिर से है 3 क्रॉस K। तो यहाँ भी n इक्वल रहा होगा K के, n इक्वल रहा होगा K के, और 3 तो 3 की क्या है, इक्वल है ही, 3 तो 3 के इक्वल है ही। अब जब इन दोनों को आपस में गुणा करके ऐड किया होगा तो इनका ऑर्डर क्या रहा होगा, सेम रहा होगा, यानी कि इनका ऑर्डर तब क्या रहा होगा, सेम रहा होगा, यानी कि ये सब चीजें आपस में क्या होंगी, बराबर। तो यहां से जब K हमारा इक्वल है P के, K इक्वल है 3 के, और n इक्वल है हमारा K, तो जब n K इक्वल है, K क्या है, 3 के इक्वल है, तो एक ऑप्शन हमें दिख रहा कि K यहाँ भी 3 के इक्वल है, K यहाँ भी 3 के इक्वल है, बाकी दो ऑप्शन में हमें मिली ये बातें। अब बात करें अगर n K इक्वल है और यहाँ P K के इक्वल है, तो n K के इक्वल है, P K के इक्वल है, तो क्या n P के इक्वल नहीं होगा। और दूसरी बात K किसके इक्वल है, 3 के, तो K 3 के इक्वल है, हमें दो ऑप्शन में दिख रहा, लेकिन n P के इक्वल है ये हमें केवल पहले ऑप्शन में दिख रहा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर होगा वो क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। तो इसे क्या किया, बाय हेल्प ऑफ ऑप्शन हमने सॉल्व कर लिया। और ये बातें जो इसमें पूछी गई हैं इन्हें हमने क्या किया था, जब मल्टीप्लिकेशन पढ़े थे, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन में हमने इन बातों को क्या किया था दोस्तों, डिस्कस किया था। अब बात कर लेते साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा है कि n बराबर p है, तो 7x माइनस 5z, 7x माइनस 5z की क्या कोट क्या होगी, 7x माइनस 5z की कोट क्या होगी, 7x और 5z, इसके लिए भी यही डाटा है। तो यहां से अगर बात करें x के जो ऑर्डर है वो क्या है हमारे 2 क्रॉस n के, और जो z के हमारे हैं वो क्या है हमारे दोस्तों 2 क्रॉस p के। अब अगर इन्हें आपस में जोड़ा या घटाया जा रहा तो इनका ऑर्डर क्या रहा होगा, सेम रहा होगा। तो यहां से लिख सकते हैं कि 2 क्रॉस n हमारा इक्वल होगा 2 क्रॉस p के, 2 क्रॉस n हमारा इक्वल रहा होगा 2 क्रॉस p के। अब रिजल्टेंट जो इसका होगा वो भी क्या होगा, इसी ऑर्डर का होगा। इनका जो रिजल्टेंट होगा दोस्तों वो क्या होगा, इन्हीं ऑर्डर का होगा। तो यानी कि इसके रिजल्टेंट का ऑर्डर क्या होगा हमारा, या तो 2, ये दोनों चीजें क्या है, इक्वल है, ये दोनों चीजें क्या है, इक्वल है, तो इनका रिजल्टेंट भी तो यही आएगा। तो इनका रिजल्टेंट अगर ऑप्शन में हमें 2 क्रॉस p है तो यही सही है, या 2 क्रॉस n है तो यही सही। तो ऑप्शन में हमें केवल दिख रहा है 2 क्रॉस p नहीं दिख रहा, हमें p क्रॉस 2 दिख रहा, और 2 क्रॉस n जो हमारा ऑप्शन में दिख रहा, तो इसका ऑर्डर क्या होगा हमारा 2 क्रॉस n का होगा, क्योंकि इसका ऑर्डर 2 क्रॉस n, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस n। अब ये दोनों चीजें अगर आपस में जुड़ घट रही हैं तो इनका ऑर्डर सेम ही रहा होगा। तो रिजल्टेंट का भी वही ऑर्डर होगा जो जोड़ने और या घटाने वाले मैट्रिक्स का है, तो उनका ऑर्डर ये है तो 2 क्रॉस n है या तो 2 क्रॉस p है। अब हम जाएंगे अपने ऑप्शन में, अगर हमें ऑप्शन में कहीं दिख रहा है 2 क्रॉस p तो ये होगा ऑर्डर, या हमें दिख रहा है 2 क्रॉस n तो ये होगा ऑप्शन, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पहले ही कहा है कि n क्या है, p के इक्वल है। n क्या है दोस्तों, p के इक्वल है। जब n p के इक्वल है, 2 के इक्वल है, तो जो आने वाला ऑर्डर है वो भी क्या होगा, या तो ये होगा या तो यही होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बातें यहाँ तक समझ में आई होंगी। तो आज हमने डिस्कस कर लिया एनसीईआरटी 3.2 के टोटल 22 क्वेश्चन थे जिन्हें यहाँ पर हमने सभी बेहतरीन रूप से डिस्कस किए। तो उम्मीद करते हैं सभी बातें आपको समझ में आएंगी। देन आफ्टर हम आगे प्रोसीड करेंगे ट्रांसपोज मैट्रिक्स के ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों अगर आपको सेशन अच्छा लगा, बातें समझ में आई, तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ख्याल रखिएगा अपना, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।